नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह से लेकर अब तक आपको हर तरह की अपडेट सबसे पहले खबरें अभी तक ने दी है और आपको उन खबरों से रूबरू कराया है जिसने कई बार चौंकाया भी है। तमाम तरह की रणनीतियां थी, आज से पहले पेचीदगियां थी, चुनाव को लेकर अपने अपने दावे थे, बहुत सारी चीजें थी। राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर यूं भी कहा जाता है कि सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कई चालें खुद से भी छिपाकर चलनी पड़ती हैं। चालें हो या वोट डालने का तरीका हो, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खेला हो गया, ये शब्द है, किसके लिए होगा, किसके साथ होगा, किस तरह की कोशिशें थी, लेकिन सियासत को एक खेल भी कहा जाता है। एक ऐसा खेल जिसमें बहुत सारे लोग उतरने से बचते हैं और बहुत सारे लोग जब उतर जाते हैं तो फिर बाहर निकलना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर बाहर निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तमाम खबरों से, अपडेट से रूबरू कराएंगे आपको, चर्चा करेंगे, गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इशारे किस तरफ हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर, हरियाणा में राज्यसभा की जो तस्वीर थी अभी तक साफ नहीं हुई है और दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात हुई है कांग्रेस डेलीगेशन की। बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अजय माकन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े। बीजेपी की शिकायत पर काउंटिंग रोकने को कांग्रेस ने गलत बताया है। हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। स्वागत है आपका खबर अभी तक पर चौधरी साहब। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आपने वोट डाला, आप सारी चीजों में नजर आ रहे थे, सुबह से आपकी नजर है। जो एक सवाल उठ रहा है कि वोट दिखाया गया बीबी बत्रा और किरण चौधरी की तरफ से, और आर.के. नांदल जो रिटर्निंग ऑफिसर, उन पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कहीं न कहीं शंका तो है, तभी अभी तक कमीशन जो आपका रिजल्ट है वो रुका हुआ है जी, और ये कोशिश तो हुई। अच्छा, अब क्या है ये तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा, उसके बाद काउंटिंग होगी। पर ये लग रहा है कि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए था। जो आरओ है उन्हें तुरंत उसी वक्त ठीक फैसले कर देने चाहिए थे, वहां तक नहीं जाता। अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब काउंटिंग होगी, कब होगी। जिन्होंने वोट एक्सरसाइज कर दिया, सारा हरियाणा की निगाह लगी है कि चुनाव परिणाम कब घोषित होंगे। लेकिन उन आपत्तियों पर जो आर.के. नांदल है, उनका कहना है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ईमानदारी से। और कांग्रेस के अध्यक्ष ये कह रहे थे कि ये सिर्फ हार की वजह से निर्दलीय उम्मीदवार और जो समर्थन करने वाले हैं वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई एलिगेशन यूं नहीं लगाया जाता है। एमएलए जिम्मेदार आदमी होते हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट होते हैं वो भी जिम्मेदार आदमी होता है। कोई कच्ची बात नहीं कहेगा, और जब कुछ होता है तभी कहा जाता है, पहले तो नहीं कहा गया जी। ये और कहीं स्टेट में नहीं हुआ, जहाँ होता है वहीं ऐसा कहा जाता है। थोड़ा सा उनका ठीक नहीं था। अच्छा, वो निष्पक्ष होते तो ये बात ना बनती। कभी भी चुनाव परिणाम आ जाते और लोग अपने हार जीत के चले जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल, जब ये सब हुआ था सर, आप वहां पर, आप भी थे, आपके सामने भी कुछ ये आवाजें उठी थी? जी, अच्छा, नहीं, जब जिस वक्त ये हुआ अंदर, तब मैं अंदर नहीं था। अच्छा। क्योंकि कुछ उसके नियम है कि एक आदमी वोट डालेगा तब अगला आगे जाएगा। मेरा वोट तो 9वें 10वें नंबर पे डला था। अच्छा। ये पहले दूसरे पे हो गया था, तो मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये जो बाहर है सभी लोगों को पता है ये हुआ था। अच्छा, शुक्रिया रणजीत सिंह जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो निष्पक्षता को लेकर इनकी तरफ से भी चौधरी रणजीत सिंह भी कह रहे हैं कि हाँ, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तभी ये आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें उठ रही हैं, और इसको लेकर तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से। बीजेपी का डेलीगेशन मिलने गया चुनाव आयोग से, और उसके साथ कांग्रेस का डेलीगेशन में मिलने गया। क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया वो भी सुनते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से खुलेआम अनियमितता की गई है, जो चुनावों के दिशा निर्देश हैं, गोपनीयता के निर्देश हैं, सेक्रेसी के नियम हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उस संबंध में महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी हमारी पार्टी ने अधिकृत रूप से
वहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको, ऑब्जर्वर को शिकायत भी की है और जो सेक्रेसी के कानून हैं उसके उल्लंघन के आधार पर हमने चुनाव के उनके चुनाव को हमने अवैध घोषित करने के लिए कहा है और उसके पूरे के पूरे अध्ययन करने के साथ साथ तब तक चुनाव आयोग इस संबंध में मतगणना रोके, ये भी हमने निवेदन किया है। तो हमारा कहना है कि जो इलेक्शन का काउंटिंग प्रोसेस रुका है उसको आप तुरंत कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब कोई रीजन नहीं है उसको रोक के रखने का। तो इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात भी सुनी, चिदम्बरम साहब की बात भी सुनी और दूसरों की भी बात सुनी और सबका सारांश यही था कि जब कोई त्रुटि ही नहीं मिली है। अगर आप सोचो, अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की कंप्लेंट पे क्या इलेक्शन रुकता है? कितनी कंप्लेंट्स आती हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में। जब तक कोई ना कोई ऑफिशियल बेसिस ना हो उस कंप्लेंट का, जब तक ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट ना हो, जब तक आरओ की रिपोर्ट ना हो और वो अगर रिपोर्ट हमारे पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, तो इस वक्त काउंटिंग को रोक के रखने का कोई औचित्य नहीं है। 3 पत्र लिखे गए। पत्र लिखे गए कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, एक पत्र लिखा गया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक था। वो पत्र जो लिखे गए तीनों उम्मीदवारों की तरफ से, वो भी आप देख रहे हैं। एक लेटर लिखा कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने, कृष्णलाल पवार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने, और अजय माकन उन्होंने भी पत्र लिखा। 2 पत्रों में ये आशंका और ये आरोप लगाए गए, आशंका जताई गई, आरोप लगाए गए कि गड़बड़ी हुई है, वोट दिखाए गए थे इसलिए रद्द कर देना चाहिए। एक पत्र में जो अजय माकन का पत्र, उसमें यह कहा गया कि सब कुछ ठीक रहा, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, किसी तरह का कोई वोट नहीं दिखाया गया है। और इस पर सुबह से ही, जब से ये खबर सामने आई कि 2 वोट्स को लेकर, 2 वोटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर है आर.के. नांदल, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर चुनाव आयोग का रुख किया कार्तिकेय शर्मा उन्होंने, और फिर डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा। एक कोई मैटर महाराष्ट्र का था और एक हरियाणा का। और इस वक्त हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ इनेलो के विधायक और इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला जी भी जुड़ चुके हैं। उनका जो ऐलान था उस पर भी सबकी निगाहें थी कि वो किस तरफ जाएंगे। तो उन्होंने कल ऐलान कर दिया था कि मेरा वोट कार्तिकेय शर्मा को जाएगा। उन्होंने अपने रिश्तों का जिक्र किया, पारिवारिक रिश्ते और भी बहुत सारी बातें थी। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, अभी तक की सारी स्थिति से आप पूरी तरह अपडेट होंगे कि क्या कुछ चल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर। आर.के. नांदल रिटर्निंग ऑफिसर, उन पर आरोप लगा रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार और उनके समर्थन में जो लोग हैं कि गड़बड़ी हुई है, 2 वोट्स गलत तरीके से दिखाए गए जो दिखाने नहीं चाहिए थे एजेंट्स के अलावा। और कांग्रेस का यह कहना है कि सब कुछ ठीक है, हार का डर है इसलिए ऐसी बातें हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज से 6 वर्ष पूर्व यही नांदल जो है रिटर्निंग अफसर था जी। और उस वक्त में आर.के. आनंद चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी की तरफ से उस वक्त पे एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा था, सुभाष चंद्रा, और उस चुनाव के अंदर शाही कांड हुआ था। उस शाही कांड का जिक्र पूरे देश में एक एक आदमी को पता है। आज भी जब चुनाव हो रहा था तो इसको लेकर के सब जगह से इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं थी और चर्चाएं थी। लोग जिक्र कर रहे थे कि कहीं पहले की तरह ऐसा ही कोई कांड फिर से हरियाणा में ना हो जाए। आज एक बार फिर वही काम फिर से हरियाणा प्रदेश में सरकार की तरफ से करा दिया गया। आप उनसे, जो सरकार के मंत्री हैं, जो स्पीकर हैं, उन्होंने जो बात आज कही कि नांदल जो है इसकी भूमिका सही नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहा है, इसने गलत किया है, इसका फैसला गलत है। उस दिन ये सराहना कर रहे थे इसी नांदल की इस भूमिका की, जो सही वाला इशू था कि इसने बड़ा सही फैसला किया है। जबकि उस दिन तो गिनती हो गई थी, बात भी आ गई थी कि आर.के. आनंद जीत चुके हैं। बावजूद उसके
फिर ऑब्जेक्शन करके और फिर उस चीज़ को दोबारा से नए सिरे से बैटरी की टॉर्च से रोशनी कर करके देख देख करके इसी नांदल से सरकार में बैठे लोगों ने वोट कैंसिल करवाए थे। उस वक्त नांदल की भूमिका ठीक थी, आज नांदल की भूमिका गलत है। मतलब जो चीज सरकार को अच्छी लगे उसको तो सरकार कहती है कि ये फैसला बिल्कुल सही है, और जो गलत हो रहा है, गलत कराया जा रहा है, उसको गलत कहने में मतलब गुरेज करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, इस हरियाणा में प्रजातंत्र को मेरे को लगता नहीं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है जिंदा देखना चाहती है। तो सर इसमें सही कौन है? सही कौन है? कांग्रेस सही है इस मामले में, बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार सही है, या फिर आरके नांदल सही है? आपको क्या लगता है? आप बड़े पुराने और बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो क्या आपको लगता है? जी, मैं ना तो इस मामले में कांग्रेस को सही मानता हूं। मैं कांग्रेस को इसलिए सही नहीं मानता कि कभी विधायकों की किसी ने आज तक बाड़ाबंदी करी है? क्या विधायकों को भेड़ बकरियों की तरह बंद किया जाता है? क्या विधायकों को कस्में खिला करके वोट लाया जाता है? जिन लोगों को अपनी पार्टी के विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं था, मैं उनको कैसे ठीक मान लूंगा? और जो सरकार में बैठे लोग थे वो भी इस बात से डर रहे थे, वो भी अपने विधायकों को ले जा करके बस में बैठा करके लाए, जैसे कोई पता नहीं किडनैप हो जाएगा, कोई विधायक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। कितना मतलब अजीब सा आज देखने का जो था, आज जो इलेक्शन था वो ऐसे लग रहा था कि मतलब जो लोग कानून बनाने वाले हैं जी, जो लोग एक सरकार की कमी खामी को सरकार में रह करके भी लोगों के बीच में लेकर के जाना चाहिए, जिनकी जिम्मेवारी है, जो प्रजातंत्र को लोगों के अंदर एक बड़ा विश्वास पैदा करना चाहिए, आज उनको किस तरह से ले जाया जा रहा था? आपको नहीं लग रहा था कि आज इलेक्शन नहीं, आज राज्यसभा का इलेक्शन नहीं है, आज तो उन लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा है जिनको लोगों ने लाख लाख वोट दे करके चुन करके विधानसभा में भेजा था। जो हल्के के विधायक के लिए आदमी खड़े होकर के कहते थे कि हमारा विधायक जो हमारी लड़ाई लड़े, आज उस विधायक की फूंक निकाल रखी थी इन्होंने। कितना बुरा हाल था। ये जो आज फिर से दोबारा से जो बात आज फिर आई है कि 2 एमएलए के वोट दिखा दिए गए, ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। पिछली दफा सुरजेवाला ने अपना वोट दिखा करके कैंसिल किया था, हुड्डा वोट डाल के नहीं आया था, किरण का वोट भी बड़ी मुश्किल से पिछली बार बचा था, उन्होंने भी अपना वोट ओपन कर दिया था। ये तो उस वक्त उनको बताया गया कि आप ओपन नहीं कर सकते, आप अभी भी बंद करके इसको ढोलकी में डाल सकते, तब उन्होंने अपना वोट डाला था। ठीक, मतलब क्या ये इतनी दफा विधायक जो चुन करके आए हैं, इनको इतनी समझ नहीं है कि तुम अपना वोट किसी को दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते? अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा थोड़ी देर में, भी नांदल सही है या गलत है। मैं नांदल को ना सही ठहरा सकता ना गलत ठहरा सकता, क्योंकि पिछली बार नांदल का जो फैसला था वो बहुत गलत था। इस नांदल की वजह से प्रजातंत्र के ऊपर एक तरह से वार हुआ था पूरी तरह से, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के कराया था। इस बार नांदल ने जो फैसला किया है वो अब इलेक्शन कमीशन के पास वीडियो ऑडियो जो भी यहाँ से गई हुई है उससे पता लग जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये इसमें अभय जी कुछ और बयान आए। अभी शाम को हमारे संवाददाता पूछ रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, तो उनका ये कहना था कि दिग्विजय चौटाला का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने देखा था, उन्होंने देखने की कोशिश की थी वोट। एक तो इस तरह का आरोप उन पर लगा, और वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि पत्र लिखा है जमा करने की ये सब कुछ ठीक हुआ है, हार का डर है, इसलिए इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब जब तक इस चीज का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर देगा, आप एक चीज देखो ना, सबसे पहले तो इसी चीज को लेकर के ये सारी चीज कटघरे में आकर के खड़ी हो जाती है कि नांदल जब पीछे 6 वर्ष पहले जब रिटर्निंग अफसर था, आरओ जब था, तो इलेक्शन कमीशन ने इसको बैन कर दिया था कि आप 6 साल तक को किसी भी इलेक्शन में आप आरओ नहीं बन सकते। अच्छा, तो अब की बार जब ये आरओ बना था आर.के. आनंद, ये अपना क्या नाम इसका नांदल जो है, तो फिर ये जो आज जो शोर मच रहा है, ये उस दिन जिस दिन इसको रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया था उसी दिन इलेक्शन कमीशन को लिख करके दे देना चाहिए था कि भाई हमें इस आदमी पे भरोसा नहीं है।
और ये आदमी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। पीछे आपने 6 वर्ष तक इस पे बैन लगा करके रखा है। आप अगर उस दिन ये सारी चीजें कर देते हैं तो आज सारी संख्याएं दूर हो जाती, आज विवाद नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। ये जानबूझ करके सारा ड्रामा किया गया है। इसमें आपको ये ड्रामा या जो साजिश है किसकी लग रही है? बहुत संक्षेप में आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या होगा? मैं तो आपको बता दिया कि इस आदमी को उस दिन शक की निगाह से नहीं देखा जा रहा था जिस दिन सरकार के पक्ष में फैसला आ रहा था, सरकार का आदमी जीत के जा रहा था राज्यसभा। अब कहीं लग रहा होगा कि हमारे सामने कोई दिक्कत ना आ जाए। ये जिम्मेवारी तो सरकार की थी, वो कैसे मैनेज करते, कैसे इसको जिताते कार्तिक को, ये उन्होंने तय करना था, जिन लोगों ने सोच समझ करके इसको कैंडिडेट बनाया होगा। अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या होगा। बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें जो कही हैं कि जब पहले अच्छे लग रहे थे आज खराब लग रहे हैं, और इस पर चर्चा भी हो रही है। एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, खास पैनल, उनका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, जेजेपी से दीप कुमार सारन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, और इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर विदु रावल जी, आज आरके नांदल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से, निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से आपका समर्थन है, अभय चौटाला को आप सुन भी रहे थे, और ये आवाज बहुत सारी जगहों से आ रही है कि आज वो खराब लग रहे हैं, उन पर शक हो रहा है, पहले नहीं था। और कांग्रेस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हार रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी, पहले कांग्रेस को जवाब दे दें। कांग्रेस गुजरात के अंदर बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन थी जब महरूम अहमद पटेल जी का राज्यसभा चुनाव था, 2-2.5 साल पहले की बात है। तो उस समय किस प्रकार से वहां पर स्थानीय तौर पर उनका यही बिल्कुल नतीजा जो है उनके पक्ष में नहीं गया था, और फिर वो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास गए थे। मुझे बहुत ज्यादा इको आ रहा है, अगर आप इसको फिक्स करवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जी आप बोलते रहे। आप तो मैं ये कह रहा ठीक था करवाता हूं कि केंद्रीय स्तर पर तो कांग्रेस भी गई थी, और कांग्रेस जब केंद्रीय स्तर पर गई थी तो गुजरात का जो चुनाव आयोग था उसका फैसला उलट दिया गया था, कांग्रेस के पक्ष में केंद्रीय स्तर पर फैसला आया था, और फिर जो है अहमद पटेल जो है अंततोगत्वा आधी रात के बाद जो है उनकी काउंटिंग शुरू हुई थी और वो जीत गए थे। तो आज जब कांग्रेस यहां पर क्राई बेबी बनकर फिजूल की बातें कर रही है तो किस स्टैंड पर कर रही है? अहमद पटेल जी के समय क्यों गए थे वहां पर? चलिए, अब अभय चौटाला जी की बात सुन रहा था मैं बड़ा हैरान हो रहा था किस प्रकार से सारा दोषारोपण जो है सरकार पर कर रहे थे। अरे भाई, सरकार की क्यों जिम्मेदारी है इस निर्दलीय विधायक को, निर्दलीय कैंडिडेट को जिताना? जिस प्रकार से अभय चौटाला उसके निर्दलीय उम्मीदवार के सहयोगी बने हैं, उनको समर्थन किया है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे थोड़ा सा आधा कदम आगे कह लीजिए कि जननायक जनता पार्टी उनके प्रस्तावक बनकर जो है उनको मैदान में जब उतरे थे उस समय, लेकिन ना तो ये जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार है, ना भाजपा का उम्मीदवार है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी देर में नतीजे आ जाएंगे, और ऐसा लगता है कि नतीजे जब एक के बाद एक खुलेंगे तो अंतरात्मा की आवाज से बहुत लोगों ने कांग्रेस को हराने के लिए वोट दिया होगा, तो चला जाएगा। बड़ी आसानी सी बात है। विधायकों के सम्मान की बड़ी चिंता की अभय साहब ने, और विधायकों की फूंक निकल गई, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो अब आज का दिन कड़वा बोलने का तो नहीं है, लेकिन तेजा फार्म पर विधायकों का कितना आज तक सम्मान होता है। मैं आता हूं, वो उन चीजों पर हम बाद में भी और करेंगे। बालमुकुंद जी, आपके विधायक, उन पर अभी उनको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने वोट को एजेंट के अलावा दिखा दिया। अब उसकी जांच हो रही है, वीडियो जो ग्राफी हुई थी उसको मंगाया गया, मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अगर ये चीजें मान लीजिए सही पाई गई तो ये क्या जानबूझ कर ऐसा किया गया? अजय माकन समझ जाएंगे कि रणदीप सुरजेवाला जो राजस्थान गए, बड़ी खतरनाक चीज है हरियाणा की राजनीति। नहीं, देखिए, हरियाणा की राजनीति बिल्कुल खतरनाक नहीं है। बहुत ही प्यारे लोग हैं हरियाणा के, बहुत ही अच्छे लोग हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत बेहतरीन है। सियासत, राजनीति, जी राजनीति भी बहुत प्यारी है हरियाणा की। देखिए, हरियाणा एक ऐसी स्टेट है, छोटी स्टेट होने के बाद भी
जब भी कांग्रेस का शासन रहा, हमारे सभी मुख्यमंत्री 13-13, 14-14 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदले गए, इतना विश्वास है लोगों का। और 10-10 साल सत्ता में रहती है जो सरकार तकरीबन आती है, तो बहुत ही खुशनुमा माहौल है। हरियाणा मेरा प्रदेश, मुझे बड़ा गर्व है, मैं हरियाणा में मैंने जन्म लिया है और बड़े अच्छे से देखता हूँ मैं राजनीतिक विषयों पर। विषय क्या है, आज जो लोग सत्ता में है वो बाई चांस सत्ता में है, और जब से हरियाणा बना है पहली बार सत्ता में आई है बीजेपी। और जैसे ही सत्ता में आई 2014 के बाद पहला राज्यसभा चुनाव, उसमें भी इस तरीके की उठापटक करते रहे ये लोग, और आज तो इनका बिल्कुल बेनकाब हो गया चेहरा। पिछले 10 दिन से धन बल से, बाजू बल से, जो भी हो सकता था, जो भी हथकंडे अपनाए इन लोगों ने अपनाए। आज अभी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारी जो नेता प्रतिपक्ष रही है किरण चौधरी जी, इतने सीनियर लीडर हैं, उनको कह रहे हैं आपने वोट दिखा दिया, बीबी बत्रा जी को कह दिया, ये सारी फजूल की बातें हैं। देखने वाली बात ये है, जो नंबर गेम है वो कांग्रेस के पक्ष में था। इनको ये कैंडिडेट ही नहीं लेके आना चाहिए था। कैंडिडेचर लेके आने से पहले व्यक्ति सोचता तो है, हिसाब किताब लगाता है। इतने राजनीतिक लोग जो, चलो पहले इनको सत्ता का अनुभव नहीं था, राजनीति में नए थे, मुख्यमंत्री के भी कई बार बयान आए कि मैं भी राजनीति में नया हूँ। अब तो 7-8 साल हो गया आप सब लोगों को। आप किस तरीके की परिपाटी हरियाणा में डाल रहे हैं। आपके पास 40 वोट हैं, 31 वोट आपकी पहली पसंद है, बाकी 9 हैं। तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि भाई दूसरा कांग्रेस का है। अच्छा, अब 31 में आपका एक वोट तो वैसे ही कैंसिल है। कुलदीप बिश्नोई, उनको लेकर बिल्कुल ज्यादातर क्लियर है कि उन्होंने नहीं दिया है कांग्रेस को वोट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। यही तो दिक्कत है। देखिए मेरी बात सुनो, आप जैसे मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बिल्कुल आप लोग फ्री हैं, आप लोग ही इस लोकतंत्र को बचाने में सक्षम हैं। नहीं तो लोगों का तो, जो राजनीतिक लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नए सत्ता में आए हैं, उन्होंने तो भट्ठा बैठा दिया। जो लोग राजनीति में नए आए हैं और सत्ता में पहली बार आए हैं, उनको तो ये लगता है कि ये सत्ता के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। जबकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी, हमारी जो विचारधारा है, हम तो जंग आजादी की जब लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, तब हमें पता भी नहीं था सत्ता मिलेगी ना मिलेगी, आजादी मिलेगी ना मिलेगी। और आजादी के बाद 50-60 साल उनका वोट भी आपको मिला है, तो फिर हम तो सत्ता को सेवा का विषय तो मान सकते हैं, लेकिन सत्ता में है। ठीक है बाल मुकुंद जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। दीप कमल सारन जी, ये चीज है, आपकी पार्टी की चर्चा इस दौरान काफी करना चाहिए इन लोगों को। कांग्रेस ने जो विश्व में मान बढ़ाया, दिग्विजय जी का नाम इस दौरान काफी चर्चाओं में रहा, वो आप थोड़ा सा उसके बारे में आप क्लियर करेंगे कि दिग्विजय जी ने वोट देख लिया था या देखने की कोशिश की थी, इस तरह की बातें आ रही थी ना, वो झांक रहे किसी के घर में। और जी दीप कमल जी, दोनों और अब ये आप अभय चौटाला भी, उनको भी सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जिन आर.के. नांदल पर आज बीजेपी विश्वास नहीं कर रही, पिछली बार उन्होंने पूरा विश्वास जताया था, आज उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सरकार जो चाहती है वो करती है। इस पर आपका क्या कहना है? या सत्ता पक्ष, आप तो दोनों मिले हुए अब तो आप। देखिए, सरकार किस पर विश्वास करती है, किस पर नहीं करती है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि भारतीय चुनाव आयोग किसको सही मानता है। और भारतीय चुनाव आयोग ने 2016 में, जब पिछला राज्यसभा का चुनाव था, तब इन्हीं आर.के. नांदल, जो तब भी रिटर्निंग ऑफिसर थे, इनके खिलाफ FIR दर्ज करने और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने के लिखित आदेश दिए थे। 14 जून 2016 को ये आदेश आया था भारतीय चुनाव आयोग का, और उसके आधार पर पंचकुला के, चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज हुई थी आर.के. नांदल के खिलाफ। अब उसका आज की दिन स्थिति क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां तक बात बाल मुकुंद जी बीच में कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो सब पार्टियां जमीन पर, धरातल पर आ जाएं क्या, 50-55 सीटों पर आ जाएं क्या उनकी तरह? सब पार्टियां धीरे धीरे कांग्रेस के रास्ते पर चलकर अपने आप को खत्म कर लें क्या? अब कह रहे थे कि चुनाव की जरूरत क्या थी, सामने तीसरा कैंडिडेट लाने की जरूरत क्या थी? अगर तीसरा कैंडिडेट नहीं आता तो कुलदीप बिश्नोई को कैसे अवसर मिलता अपनी नाराजगी जाहिर करने का? बाकी जो विधायक हैं उनको कैसे 10-10 दिन के लिए रायपुर की सैर करवानी पड़ती? उनकी अहमियत कैसे पता चलती कांग्रेस पार्टी को? अब तो वो एक अपने आदमी की कदर कर रहे हैं, एक आदमी को मना रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं। अदरवाइज तो चाहे बाल मुकुंद जी हों, चाहे शमशेर गोगी हों, चाहे किरण चौधरी हों, चाहे कैप्टन अजय यादव हों, चाहे जो मर्जी जहां मर्जी घूमता रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होने चाहिए बस, बाकी सब किसी की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा कांग्रेस को तो ये हाल है। तो चुनाव, ये जो बातें आई हैं कि ये इनको कांग्रेस का कहना बेबुनियाद बातें हैं, ये जो आरोप हैं बीबी बत्रा के ऊपर या फिर किरण चौधरी के ऊपर, ये बेबुनियाद हैं, कुछ नहीं निकलेगा इसमें। मैं इनकी बात को बेबुनियाद बता देता हूं। राजनीतिक व्यक्ति तो यही कहेगा ना कि दूसरा जो कह रहा है वो बेबुनियाद है। फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि भारतीय चुनाव आयोग जो इस वक्त अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस से या जिस भी तरीके से सुनवाई कर रहा है, मैं दीप कमल जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरों अभी तक पर। दिग्विजय जी। जी नमस्कार। दिग्विजय जी,
किस तरह से आज आप भी वहां पर रहे, क्या हुआ था वो बड़ा चर्चाओं में विषय की, एक वोट किरण चौधरी, एक वोट बीबी बत्रा, और वो आपने भी देखा शायद, और उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। नहीं, हमने अपने एफिडेविट फाइल कर दिए हैं जी। इलेक्शन कमीशन से, अपनी सारी जो जांच है उसके लिए अपील करी है, और अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में। मैं ज्यादा इसके बारे में टेलीविजन पर नहीं बोलूंगा, अब इलेक्शन कमीशन को इसका। मैं इतना जानना चाहता हूं दिग्विजय जी कि आप पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं कि आप जानबूझकर देख रहे थे वहां पर कोई वोट। वो तो कैमरे में है, कांग्रेस अच्छा। के प्रदेश अध्यक्ष को या हमारे प्रदेश अध्यक्ष को या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देखना है तो वो अपील करे उससे, इलेक्शन कमीशन से, और उसकी वीडियो फुटेज मांगे। कौन जान करके देख रहा था, जान करके देख रहा था तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज किया? ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात। जी, तो इस पर सवाल कौन कुछ देखने देता है नासिर जी, कौन देखने देता है जान के? ये कैसी बात, हमारा नहीं जान के कोई देख पाया, बड़ी अजीब बात। कोई दिखाए तो उसका क्या? तो इसमें आपको क्या लगता है, उन्होंने जानबूझकर आपको दिखाया था, वहां पर और भी लोगों को दिखाया था? नहीं, वो वोट कैंसिल ही कराना चाहती होंगी। अच्छा। किरण चौधरी जी की इंटेंशन जो थी, जितना मुझे लगता है, बट हमने ऑब्जेक्शन रेज किया उसी पर। अच्छा दिग्विजय जी, एक और सवाल है, आर के नांदल, उनको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी के कई नेताओं ने उठाए, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उठाए, निर्दलीय उम्मीदवार तो उठा रहे हैं, आपका उस पर क्या कहना है? सरेआम उनका तो सबसे ज्यादा जो पूरी भूमिका है वो ही गडकरी के अंदर है। अच्छा, उनकी पूरी भूमिका, उन्होंने वीडियो में जो दिख रहा था उसको अनदेखा कर दिया, ना जो ऑब्जर्वर थे उनसे कोई बात करी, ना ऑब्जर्वर की नोटिंग इन सारी चीजों पर करवा करके इलेक्शन कमीशन को भेजी। तो बड़ा ही अजीब जो पूरा रहा उनका जो रोल रहा। एक सवाल और कि अभी अभय चौटाला भी जुड़े हुए थे, वो अलग बात है, मैं उनका नाम इसलिए कोट कर रहा हूं, जुड़े हुए तो उन्होंने कहा कि पहले आर के नांदल ही थे, जब 6 साल पहले जब सुभाष चंद्र चुनाव जीते थे, और आज भी वही आर के नांदल है, तो सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चीजों को तय करती है। वो पहले खराब अच्छे लगे थे, आप खराब लग रहे हैं। नहीं, आर के नांदल की जो पूरी की पूरी पिछली वाली भी और इस बारी की भी जो कार्रवाई रही, वो क्वेश्चन में घेरे में रही है बहुत बड़ी, और मेरे हिसाब से इन पर भी अलग एक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करना चाहिए। क्या आपको उम्मीद है कि आपके समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीतेंगे? ये तो मतपेटी के अंदर है जी। अब दूध का दूध पानी का पानी कुछ समय बाद हो जाएगा, जब कभी भी काउंटिंग होगी। मगर जो कुछ भी हुआ, जो घटनाक्रम घटा, वो सारा का सारा सवाल के एक बड़ा सवाल उस पर के खड़ा हो गया। पिछली बार भी हरियाणा में ऐसा होता है, इस बारी भी हरियाणा का रिटर्निंग ऑफिसर इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से कंडक्ट करवाता है इलेक्शन को। ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि किस तरह से बायस्ड इलेक्शन हो रहा। बहुत शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव बायस्ड तरीके से किया गया है। मैं एक प्रतिक्रिया अब रजत पंजेटा जी, आपने भी सबकी बात सुनी, दिग्विजय चौटाला भी उनको भी सुना, अभय चौटाला भी जुड़े हुए थे उनको सुना, और बाकी जो प्रवक्ता उनको भी सुना। जी देखिए नासिर जी, पहले तो भाजपा के वैसे तो सभी जो प्रवक्ता हैं वो जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका भली भांति ज्ञान रखते हैं, और आज तो जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सारे के सारे सभी को उसकी जानकारी है। मगर किस तरह अपना मजाक बनाने का काम करा आज भाजपा के प्रवक्ता ने, जो ये बोलते हैं यहाँ बैठ के कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसकी जिम्मेवारी भाजपा की नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं मुख्तार अब्बास नकवी जी औरों का नाम नहीं लूँगा, खुद जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कार्तिकेय की बात नहीं कर रहा, खुद जो कृष्ण लाल पवार जी उन्होंने भी कंप्लेंट दर्ज कराई है, और सारे के सारे इस इलेक्शन को लेके और आर के नांदल जी का रोल को लेके दिल्ली इलेक्शन कमीशन गए हैं, और ऊपर से भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठ के ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। अरे फिर आपके नेता कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन कमीशन का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? तो पहले तो जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी रखिए, कुछ बोलने से पहले अपना मजाक मत बनवाइए। दूसरा, अभी आपने जो बात कही आर के नांदल जी, ये देखिए आर के नांदल जी की जो भूमिका रही है वो पिछला जो 2016 का जो था उसमें भी संदिग्ध रही है। और ये बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कि किरण चौधरी जी, बीबी बत्रा जी इतने पुराने नेता हैं। आप ये बताइए 2016 में क्या रणदीप सुरजेवाला छोटे नेता थे जो सेम घटनाक्रम हुआ था और उनका जो कैंसिल हुआ था फिर उस टाइम पे वोट? और 2017 में गुजरात के अंदर 3 एमपी की जो थी सीट, उसके लिए कांग्रेस ने कंप्लेंट करके इलेक्शन कमीशन, जैसे आज भाजपा गई है,
कांग्रेस ने कंप्लेंट करके पूरा इलेक्शन की काउंटिंग रुकवा दी थी और इनके कांग्रेस के खुद के 2 अपने ही विधायक, नाम है उनका राघव भाई पटेल और दूसरा भोला भाई जो गोहिल, इन दोनों की इन्होंने वोट कैंसिल कराने का काम किया था। तो देखिए ये कांग्रेस ना तो यहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ा सकती है, ना यहाँ बैठ के भाजपा पढ़ा सकती है। और रही बात आरके नांदल की, तो अगर बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन है बिल्कुल इस बात का लेगा, अगर तब वोट कैंसिल की थी तो अभी भी कर सकते हैं। हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 का, उसकी प्रोविजंस है कैंसिलेशंस को लेके, जो सब रूल 6 से लेके सब रूल 8 तक जो रूल 39 है इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस का, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है एक्शन। किसने? बिल्कुल, ये तो लॉ बना हुआ है, तो क्यों नहीं वोट कैंसिल हो सकती? कुछ कह रहे हैं ये कोई बड़े थोड़ी ना है, कोई कि नेता बड़ा है तो वो उसकी वोट कैंसिल नहीं हो सकती। ये क्या तर्क है कांग्रेस का? ये तो कुतर्क है। जब पहले रणदीप सुरजेवाला का हुआ तो अब क्यों नहीं हो सकता? मैं एक ही लाइन का संदर्भ जोड़ना चाहता हूं, जो इनेलो के प्रवक्ता कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव आयोग नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर में ये और भी बातें कह सकते हैं, इनको नहीं ध्यान है। मैं याद दिला देता हूं, 2016 में आरके नांदल निर्दलीय उम्मीदवार थे और उनके हारने पर जो सबसे ज्यादा तिलमिलाए हुए थे वो अभय सिंह चौटाला थे। उनकी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे आरके नांदल, और अभय सिंह चौटाला और इनेलो के नेता शिकायतकर्ता भी थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में इनेलो के नेता अशोक अरोड़ा जी, रामपाल माजरा जी गए थे, मुझे ध्यान है। ये तब अपना इतिहास तो पता नहीं है, लेकिन एक बात कहनी है। तो तब भी कंडेम कर रहे थे, आज भी कंडेम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर हम तो तब भी कंडेम कर रहे थे आरके नांदल का रोल। दूसरों को पढ़ा, आरके नांदल का रोल आपने कहा हमारी जिम्मेवारी नहीं है, भाजपा ने कहा जिम्मेवारी नहीं है हमारी। इलेक्शन कमीशन लेकिन एक मिनट, लेकिन ये दोहरा चीज, या तो आपको इतिहास याद नहीं है, पता ही नहीं है, कहिए कि मुझे ज्ञान ही नहीं है पीछे का, या फिर दोहरी बातें मत कीजिए। तब निर्दलीय उम्मीदवार के लिए आज निर्दलीय उम्मीदवार को अकेला छोड़, जब हम साथ दे रहे हैं आरके नांदल को तो हमने तब कहा था, मैं तो कैमरा में बैठ के बोल रहा हूं, हमने कहा था तब उनका रोल गलत है, वरना तो बिल्कुल जीतते। तो निर्दलीय उम्मीदवार था, तब क्यों भागे भागे फिरे थे उनके लिए? तो निर्दलीय उम्मीदवार का बना रहे हैं ना आप। बीच में बदतमीज, अरे बीच में उम्मीदवार, अच्छा एक करके बोल लेते हैं, बीच में एक बात कुछ सवाल विदु रावल बोल रहे हैं, उनको बोलने देते हैं। बस एक चीज और, जब हमने कार्तिकेय शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो चाहे वोटिंग हो, चाहे काउंटिंग हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन विदु रावल ही तो कह रहे थे, दीप कमल जी, विदु रावल ही तो कह रहे थे, दीप कमल जी, विदु रावल तो कह रहे थे, आपकी सहयोगी पार्टी के नेता ही तो कह रहे थे कि हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी उनकी। इस पर आपका क्या कहना है दीप कमल जी? एक लाइन में दे दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं विदु रावल जी आपके पास। एक बार दोहरा दीजिए। विदु रावल ही कह रहे थे कि कार्तिकेय शर्मा, हम क्यों उनको इतना लेकर वो चलेंगे, समर्थन दिया है। आपने सुनी होगी विदु रावल की बात। मैं यहीं बैठा हूं, अरे भाई मैं यहीं बैठा हूं। नहीं, मुझे नहीं, मैं खुद की बात बोल रहा था, वो क्या बोल रहे थे मुझे नहीं पता। बोलिए विदु जी। लेकिन मैं नासिर जी एक बात बताओ, जो तीनों प्रवक्ता, तीनों तो कार्तिकेय के साथ थे, अब अलग अलग आवाज दे रहे थे। मैं एक बात दोहरा देता हूं, बस ये बात देखो, मैं एक बात बस दोहरा देता हूं। जब हमने कार्तिकेय शर्मा जी को चुनाव में उतारा है, तो कोर्ट वोटिंग, काउंटिंग, एक मिनट पूरी तो करने दीजिए बात ये। तो मतदान को गणना के वक्त चुनाव आयोग में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां तक कि इस चुनाव से संबंधित लड़ाई होगी, हम उनके साथ रहेंगे। प्रोफेसर विदु रावल ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा नासिर जी, मैं तो समझता हूं कि आप बिल्कुल सही पकड़ लेते हैं। मैंने नहीं कहा, ये अभय सिंह चौटाला जी का जिनका सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी क्या। उस पर मैंने ये कहा कि सरकार की अकेली जिम्मेदारी है क्या। जिस तरह सरकार को, जिसको आप भाजपा या जजपा मान रहे हैं, हमने जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है, अभय सिंह जी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। संजय जी तो अभय सिंह जी ने सिर्फ ये कहा, तब उनको वो अच्छा लग रहा था, आज गलत लग रहा है। संजय जी, जिम्मेवारी का शब्द आपने इस्तेमाल किया, जिम्मेवारी का शब्द आपने इस्तेमाल किया। गुलाम चुप हो जाओ, नहीं, गुलाम चुप हो जाओ। एक मिनट सर, बोल रहा था विदु रावल, गुलाम जी विदु रावल थोड़ा शब्दों का, ये क्या शब्द प्रोफेसर विदु रावल थोड़ा शब्दों का ख्याल रखें। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक मिनट नहीं, आप कोई मत बोलिए अभी। प्रोफेसर विदु रावल, तीनों नेता भी अपने पार्टियों के प्रवक्ता हैं। नहीं गलत, आप इस बात पर नासिर जी को बंद करवा, ये थोड़ी होती है। आप ना तीनों लोगों की आवाज अभी कम कर दीजिए। मैं प्रोफेसर विदु रावल से बात करूं। प्रोफेसर साहब,
क्या बात करें वो दीप कमल सारन अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रजत पंजेटा अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बालमुकुंद शर्मा अपनी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और आप भी। ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया गुलाम, ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, आप बैठिए एक मिनट, रजत पंजेटा जी, रजत पंजेटा जी, आप नहीं बैठिए, रजत प्लीज, मैं आपकी बात रजत पंजेटा जी प्लीज। नहीं, प्रोफेसर विदु रावल, ये गुलाम शब्द का मतलब क्या है सर? ये क्या शब्द का प्रयोग मैं प्रोफेसर विदु रावल, मैं बता देता क्या आपको आप रजत मैं बता देता हूं, मैं बैठा हूं, शब्द की वजह से मैं बता देता हूं। नहीं, नासिर जी, मुझे बोलने की अनुमति मिलेगी क्या? मुझे बोलने? हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं बता देता हूँ शब्द के लिए। हाँ बोलिए। हाँ बता रहा हूं ना, पूछा तो मुझसे सुन लो क्या मतलब है। अब थोड़ी अरे तुम माफी मांगो, सुनो। जब रजत पंजेटा जी बोल रहे थे तो उसके बीच में जब मैंने बोलना डिबेट में आप भी बैठे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप अपने शब्दों का वो आपसे माफी की मांग कर रहे हैं? नासिर बायस नहीं, पहली बात तो आपसे मेरी, मैं आपको ये कह दूं, बायस नहीं, इस तरह की आप बात मत करें। शब्द सही है क्या? गुलाम शब्द आपने इस्तेमाल किया किसी पार्टी के प्रवक्ता के लिए? बदतमीज शब्द नहीं सुना आपने। बदतमीज के समय कान में रुई डाल ली थी। जब बदतमीज बोल रहा था वो, जब वो व्यक्ति बदतमीज बोल रहा था तब कान में रुई डाल ली थी। वो आपके लिए ठीक है। जब बदतमीज शब्द बोल रहा था वो, उस समय आपने कान में रुई डाल ली। विदु रावल साहब, थोड़ा सा ना आप अपने शब्दों को लेकर थोड़ा ख्याल रखा करें सर। जो आप बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे गुजारिश है शब्दों का ख्याल रखें। और यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें जो आप करते हो, आपसे मेरी गुजारिश है, पत्रकारिता अनबायस किया कीजिए। पत्रकारिता अनबायस करते हैं, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है सर, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अनबायस करते हैं, सालों से कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैं सुनना चाहता हूं। एक मिनट, आप गुजारिश ना कीजिए तो फिर आप माफी मांगिए। वो कह रहे हैं माफी मांगिए, आप माफी मांगिए या इनको डिबेट से निकालिए। आप गुजारिश मत कीजिए। दीप कमल जी, एक मिनट, ठीक है सर। दीप कमल जी, प्रोफेसर विदु रावल की बात पर आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल स्पष्ट ये बात कह रहा हूं, इस तरीके की भाषा, इस तरीके का कोई तेवर यहाँ जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर ये डिबेट इस तरीके से चलेगी तो मेरे से कोई सवाल मत कीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है ऐसी बातें सुनने की, किसी के लिए भी जरूरत नहीं है यार। ये कोई तरीका थोड़े है। जब कोई बात गर्मा गर्मी वाली होती है, आगे कोई बहुत गलत बात कहता है तब 100 बातें सामने होती हैं। लेकिन मैं रजत पंजेटा अगर है तो मेरी गुजारिश नहीं बननी चाहिए टीम से कि उन्हें बिठाएं डिबेट में। मैं रजत जी, मैं आपसे वक्त चाहूंगा, मैं रजत जी को एक बार कोशिश करता हूं, लेके आए वो यहाँ साइड में एक बार। बिल्कुल। और नासिर जी देखो, ये मैं दोबारा आऊंगा, आप अपने शब्दों पर सोचें। विदु रावल जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे दर्शक खबरें अभी तक को देख रहे हैं, उनका पसंदीदा चैनल, और खबरें अभी तक निष्पक्षता को लेकर, या खबरें अभी तक के पत्रकार निष्पक्षता को लेकर या अपनी बेबाकी को लेकर किसी के सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी, वो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले बहस गर्मागर्म हो गई थी। एक शब्द विदु रावल, प्रोफेसर विदु रावल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने रजत पंजेटा को लेकर गुलाम बोल दिया था, उस पर उनकी आपत्ति थी और वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगें मुझसे रजत पंजेटा जी। और ये दूसरे जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इस पर उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। विदु रावल जी बोलिए। अब मैं बोलूंगा, नासिर जी बीच में आप नहीं बोलेंगे, ठीक। विदु रावल जी, पहली बात तो अब यार आप ऐसी बात, विदु रावल भाई साहब आप ऐसी बात मत कीजिए। आप नासिर जी ऐसे आप सुन लीजिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगा, बीच में बोलूंगा जब मुझे जरूरत महसूस होगी, मैं बीच में बोलूंगा। सर बोलिए। मैं दोबारा आया हूँ, बोलिए। मैं डिबेट नहीं, मैं नहीं सुनूंगा आपका प्रवचन, मत दीजिए मेरा, मुझे आप एक काम कीजिए, प्रवचन कोई नहीं दे रहा और आपके प्रवचन की जरूरत भी नहीं है। विदु रावल जी अपना इतना लंबा बोला। विदु रावल जी, प्रवचन की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात रखिए। आपने मुझे दोबारा रिक्वेस्ट किया, आप रिक्वेस्ट नहीं, आपके बात को लेकर तीनों पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि हम डिबेट में नहीं बैठेंगे जब तक कि वो अपनी बात पर खेद नहीं जताएंगे। आपने रिक्वेस्ट नहीं की क्या? अरे मुझे बोलने दोगे? बोलिए। अरे आप वकालत भी करोगे क्या? बोलिए। बोलने तो दो, बोलिए प्रोफेसर साहब, बोलिए। इतना क्यों तकलीफ देता है? बोलिए प्रोफेसर साहब। अब कम से कम घड़ी देखकर 60 सेकंड आप थोड़ा शांति हो जाए, मुझे मेरी बात करने दे। पहली बात तो ये, जिस व्यक्ति को गुलाम शब्द सुन रहा है
वो जो खुद को अनबायस्ड पत्रकार बताते हैं, उनको बदतमीज शब्द क्यों नहीं सुना? ये सब हैरानी की बात है। रिकॉर्डिंग हुई होगी, रिकॉर्डिंग में निकाल लीजिए। पंजेटा ने खुले तौर पर कहा ये कौन बदतमीज बोल रहा है, ठीक है। उसी के शुरुआत आपने की, जब वो मेरे बीच में बोल रहे हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा। पंजेटा जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। फिर उनके वकील मत बनिए नासिर जी, मुझे मेरी बात करने दीजिए। मेरे को मेरी बात कहने दीजिए, जब रजत जी अपनी बात कह देंगे। उन्होंने मुझे जिस स्टैंडर्ड से बात की, मैंने लगभग उसी कॉइन में उनको वापस दे दिया। उन्होंने बदतमीज शब्द का उपयोग ना किया हो अगर, तो ठीक है, उसके बाद गुलाम शब्द का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन पहले आपने इस्तेमाल किया गुलाम शब्द। क्यों अभय चौटाला की बात को कोई विधुरावल वो कर देगा क्या? सुनिए नासिर जी, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। नासिर जी अच्छी बात नहीं है। पहले तो आपने आवाज से पहचानिए कि बीच में कौन बोल रहा है। थोड़ा विधुरावल जी, एक अदना सा विधुरावल, भाजपा का प्रवक्ता। अच्छा चलिए, मुझे तो टीवी पर तो नहीं दिख रहा ना इस टाइम, तो आपकी एप्लीकेशन में हूं मैं। चलिए, मुझे एक निवेदन है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए अपनी बात रखने आपके 30 सेकंड। एक अदना सा विधुरावल जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो अपनी मेहनत से प्रवक्ता बना हुआ है, वो आकर अभय चौटाला पर सवाल कर देगा, तेजा फार्म का जिक्र कर देगा। मुझे पता था, आई हैड इट कमिंग, मुझे पता था कि कोई ना कोई जो है जिनकी विचारिक जो पृष्ठभूमि सारी की सारी केवल लोगों तक आधारित है, व्यक्तिवादी राजनीतिक तक है, उस वहां से तो आना ही था। फिर यहां आकर बोलना इसलिए भी जरूरी हो गया था इनेलो के प्रवक्ता साहब का, क्योंकि उन्हें एलिगेंस शो करनी है। अभय चौटाला को जाकर क्या कहेंगे? अरे मैं विधुरावल को बदतमीज बोलकर आया हूं। तो इसलिए परिप्रेक्ष्य में बातों को रखिए। मुझे कतई खेद नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं पहले डिबेट छोड़ चुका हूं, दोबारा कहेंगे दोबारा छोड़ दूंगा। कतई खेद नहीं है। जिस व्यक्ति ने जिस भाषा में मुझसे बात की, मैंने उसी भाषा में उनको जवाब दिया। अगली बार दोबारा ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे, मैं फिर से सर आपको पूरे 1.5 मिनट हो चुके हैं जी। रजत पंजेटा जी, देखिए, शुरुआत इन्होंने गुलाम शब्द का किया, और उनको भी सारे और प्रवक्ता बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। पहले इन्होंने इनकी ये ब्रिंगिंग अप रिफ्लेक्ट करती है, और ये मुझसे नहीं, ये बहुत सारे प्रवक्ताओं के साथ इनका यही आचरण है, यही व्यवहार है। आपने पहले गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया तो मैंने आपको बदतमीज बोला। आपने पहले गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया तब मैंने बोला। वो आपका एक्शन था, मेरा रिएक्शन था। आपका एक्शन था, मेरा रिएक्शन था, और मेरा रिएक्शन आएगा, मेरा रिएक्शन आएगा। मैं आप जैसे व्यक्ति से यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं आप जैसे व्यक्ति से यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। समझ में आई आपको? समझ में आई आपको? ये किसी और को जाके सुनाना, ये तेवर नासिर, आपने यहाँ तेवर किसी और को सुनाना, इन्होंने मान लिया। यहाँ तो बाइडेन के तेवर नहीं। एक मिनट, वो कह रहे हैं, मैं भी सुनाऊंगा। गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि आपने गुलाम शब्द पहले बोला, समझ आई आपको? बिल्कुल गलत था, नहीं बोलना चाहिए था आपको। आप रोज डिबेट में बैठते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विधुरावल जी, तब उन्होंने बोला। कौन हो आप गुलाम बोलने वाले? अपना आचरण देखिए, अपना आचरण सुधारिए। मैं दोबारा से, सभी को दिक्कत है। मैं एक अपनी और एक बात कि कोई भी ऐसे शब्द, अमर्यादित शब्द इस डिबेट में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, और खेद होना चाहिए। किसी ने भी अमर्यादित शब्द बोले हैं, बड़प्पन यही कहता है कि अपने अमर्यादित शब्दों पर चाहे किसी ने भी बोले, खेद होना चाहिए। बालमुकुंद शर्मा जी, जी 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 बोलिए सर। हम डिबेट पर आ जाते हैं, जो हमारा मुद्दा था। जी जी जी। आपको कितनी उम्मीद है अपने प्रत्याशी की जीतने की? देखिए, उम्मीद के हम तो जीतते ही बैठे हैं, हम तो जीत ही रहे थे। जब हम जीत रहे थे तभी ये लोग मिलके, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं जिनको ये मान रहे थे कि ये तो पहले दिन से जीत रहे हैं, वो भी चुनाव आयोग पहुंच गए। कार्तिकेय शर्मा भी चुनाव आयोग पहुंच गए। और ये बाई चांस, ठीक है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था भाजपा के प्रवक्ता का, लेकिन जो तीनों प्रवक्ता बैठे, ये तीनों भी पहुंच गए। तो सारी भाजपा, जजपा, INLO, हलोपा, ये वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। हम तो कांग्रेस तो, क्योंकि विचारधारा हमारी, तो हमारे 31 सदस्य थे, 31 के 32, 33, 34 वोट निकलेंगे हमारे, ये हमें पहले दिन से पता था। अब ये बेचारे डरते हुए वहां लाइन में लग रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, इस हार जीत की जिम्मेदारी, इस हार जीत का श्रेय किसका होगा कांग्रेस में? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। इसमें आर शब्द का प्रयोग ही नहीं, जीत है हमारी। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया। हमारे तो अभी आपके रिफ्लेक्ट हो रहे थे नतीजे। राजस्थान से हमारे तीनों उम्मीदवार जीत के आए, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, और ये हमारे प्रमोद तिवारी जी, मुकुल वासनिक जी, हमारे कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़े सारे जीतेंगे।
हम इस तरीके की वो नहीं करते कि ऐसे पानी में कूद जाएंगे, तैरना आता ही नहीं हो, ऐसी प्रक्रिया नहीं है कांग्रेस पार्टी। मजबूती से ये जैसे इन्होंने एक और मैं बताऊं, अहमद पटेल जी का जिक्र किया, हमारे साथ इन्होंने नाइंसाफी करने की कोशिश की वहां सरकार के दबाव में कि डबल इंजन की सरकार, अब तो 3 इंजन की बात करने लगे। ये वहां प्रधानमंत्री जी खुद थे, अमित शाह जी थे, लोग थे, हम अहमद पटेल जी जीत के आए रात को ही। हम कांग्रेस को कोई नहीं सिखा सकता। कांग्रेस तो जिस तरीके से कहते हैं ना, हमारा इतना लंबा चौड़ा इतिहास, हमने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगाया रातों रात, आधी रात को अंग्रेजों को भगा दिया। ये तो चीज वक्त थोड़ा कम है। दीप कमल जी, थोड़े बहुत नीचे गए तो आपको कितनी उम्मीद है कार्तिक शर्मा जीतेंगे? और ये जो पूरी आज पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, ये अचानक से हुआ या पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, क्या लगता है? नहीं, देखिए कारण जो भी हो, चाहे अगर देखिए दोनों पढ़े लिखे, एक तो एडवोकेट है और किरण चौधरी जी भी एडवोकेट हैं, दोनों पढ़े लिखे ही विधायक हैं जिनके वोट शंका में हैं। और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो कुछ भी, चाहे वजह जो भी हो, हम उसकी वजह पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार इसके साथ इस बात के लिए करना चाहिए कि भारतीय चुनाव आयोग जो वीडियोग्राफी देख रहा है उस पर क्या फ़ैसला लेता है। और जहाँ तक हमारी तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कार्तिकेय शर्मा जी की तरफ से जो भी वहाँ पर ऐतराज़ जताए गए हैं, जो भी अपील दी गई है, मुझे लगता है अपील का अधिकार हर किसी को है। और जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं। सिर्फ एक ये नहीं कि आपने वोट मांगे और उसके बाद फिर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए, क्योंकि प्रक्रिया का हिस्सा है कि अगर आपने वोट किसी और को दिखा दिया या आपके वोट की गोपनीयता खत्म हो गई तो आपका वोट वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो ये राज्यसभा का चुनाव है, और जैसे समीकरण आज के वक्त हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास 31 विधायक हैं, जीत के लिए 30 चाहिए, ठीक है, और उसमें फिर एक विधायक ने वोट नहीं डाला है, तो इन सारी स्थितियों में बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशन है, उसमें देखा जाएगा। क्वेश्चन है, इतना सरल नहीं है कि आप सीधे नहीं कह सकते कि ये जीत जाएगा। वक्त नहीं है सर, वक्त नहीं। 30 सेकंड का क्वेश्चन मेरा, 20 सेकंड का कर लीजिए क्वेश्चन। नहीं बस ये जेजेपी की सोची समझी रणनीति, तभी दिग्विजय सिंह को इन्होंने अपना एजेंट बनाया था। ठीक है, जो व्यक्ति पंचायत मेंबर नहीं रहा वो एजेंट बना दिया। इनके पास और कोई नेता था वो बता, क्योंकि उनको पता था कि झूठ बोल सकता, दिग्विजय सिंह बोल सकता है, वो ऐसी बात कर सकते हैं, तो ऐसे आदमी को एजेंट बना दिया जो कभी पंचायत में। मुझे लगता है कि आप 1-2 लाइन जरूर बोलना चाहेंगे इस जवाब में, दीप कमल जी। अब देखिए, मैं तो इन कांग्रेस पार्टी के एजेंट मेरे ख्याल से अशोक अरोड़ा जी थे। हाँ, तो वो तो उनके लिए रजत पंडिता बोलना चाहूंगा, उनके लिए मैं नहीं बोलना चाहूंगा। आपको भी उम्मीद है कि जो समर्थित उम्मीदवार हैं आपके वो जीतेंगे? मतलब जो कुछ हुआ है ये सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ, किसको हराया, देखिए इनका नाम राज्यसभा के लिए चल रहा था, उनको इन्होंने एजेंट बना दिया अशोक अरोड़ा जी। ठीक है दीपक जी, वक्त नहीं है बहुत जी, बस एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आजकल वो मंच संचालन करते हैं। ठीक है सर, अशोक अरोड़ा जी राष्ट्रीय पार्टी। ये सम्मान, ठीक है सर, वक्त नहीं है, प्लीज रजत पंडिता जी आप बोलिए। रजत पंडिता जी राष्ट्रीय सतर की प्रतिनिधित्व करते हैं। दीप कमल जी और बालमुकुंद जी आप प्लीज अब आप उनकी बात सुनिए। रजत पंडिता जी। कार्तिक जी, अगर हम कार्तिक को हमने समर्थन किया है तो हमने सिर्फ कार्तिक से समर्थन किया है, वो हमारे निजी कारण है जिस वजह से हमने उनको समर्थन किया है। ना हमने भाजपा का समर्थन किया है, ना जजपा का समर्थन किया है, हमने सिर्फ कार्तिकेय का समर्थन किया है। और अगर आप किसी का समर्थन करते हैं, निश्चित तौर पे आपका अंदर से होता है कि वो कैंडिडेट जीते। एक हम बाकी जो भी होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। जो कुछ भी मतदान पेटी में इस वक्त बंद है वो तो इलेक्शन कमीशन जब भी काउंटिंग अलाउ करेगा वो तो आपके चैनल वगैरह सब दिखाएंगे, जो भी होगा सबके सामने आएगा। हाँ, लेकिन अंदर से जरूर हम चाहेंगे कि कार्तिकेय। ठीक है सर, प्रोफेसर विदु रावल जी बोलिए। नासिर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है लगभग तय है, कृष्ण लाल पंवार जी की, वो जीत रहे हैं। किस प्रकार से कांग्रेस को उल्टी पटकनी पड़ गई, किस प्रकार से चारों खाने चित हो गई, बिलबिला गई, 10 दिन तक अपने विधायकों को 1400 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ा, इससे सिद्ध हो गया कि कार्तिकेय चुनाव जीतने से पहले चुनाव जीत चुके हैं। मोरल विक्ट्री जो है कार्तिकेय की पहले ही हो चुकी है, थोड़ी देर के अंदर इलेक्टोरल विक्ट्री भी हो जाएगी। इस सारे मामले में अगर कोई लूजर है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी लोग बहुत शुक्रिया आप सभी का सोचते हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, प्रोफेसर विदु रावल जी, दीप कमल सारंग जी, रजत पंजेटा जी, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, काउंटिंग होगी और चुनाव आयोग का क्या फैसला होगा वोटों को लेकर, जिन वोटों को लेकर आपत्ति जताई गई है वो है। बहस के दौरान, डिस्कशन के दौरान, चर्चा के दौरान बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो गर्माहट ला देती हैं माहौल में, तो वो कई बार ऐसी हुई हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सभी पार्टियों के नेता अपना एक दायरा, अपना एक मुकाम रखते हैं। शब्द बहुत मायने रखते हैं,
कहते हैं ना इंसान के लिए कि लहजे शब्दों से ज़्यादा लहजे असर करते हैं, कई बार शब्द भी और कई बार लहजे भी असर करते हैं। तो इस डिबेट में भी, क्योंकि बार बार रोज़ बरोज़ बैठना होता है इन सभी प्रवक्ताओं को डिबेट में भी, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं चाहे किसी भी तरफ से हों, किसी के लिए भी हों और जो अमर्यादित हों, तो वो गलत होते हैं। क्योंकि इस डिबेट को, इस तरह के प्रोग्राम्स को लोग देख रहे होते हैं और रहनुमा हैं, आज नहीं तो कल रहनुमा हैं, लोग फॉलो करते हैं। तो गुजारिश है कि आइंदा तमाम प्रवक्ताओं से कि शब्दों का ख्याल रखें, किसी के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करें जो किसी के मन को ठेस पहुंचा जाए। बाकी आप खबरें अभी तक के साथ बने रहें, आपका पसंदीदा चैनल खबरें अभी तक। नमस्कार।